हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता जी। तो यहाँ पे वो एक पंप पड़ा हुआ है, लड़का उसमें महलूल बनाता है और इसके फ्लोर के नीचे से उमूमी तौर से वो स्प्रे कर लेता है और वो सेफ़ है। यानी कि वो अगर फ़र्ज़ करें ये चाट भी लें या इसके खुराक पे भी आ जाए तो उसका वो जो है इसको नुकसान नहीं दे पाता। और एक दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं ट्राइक्लोरोफोन, ये जो सिगोआन वगैरह के नाम से आते हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। वो भी एक तरह से स्लो पॉइज़न है, छोटा स्लो जहर है कि समझ, जो कि छोटे हशरात को जो है इन्फेक्ट करता है, यानी छोटे हशरात को जो है वो मार देता है। जो बड़े जानवर हैं यानी कि खरगोश हैं या जो इंसान है उनको जो है वो मुतासर नहीं कर पाता। अच्छा, नेक्स्ट बीमारी है हमारे पास ज़ुकाम या पेस्टरोलोसिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल बीमारी है और ये उमूमी तौर से हर उम्र के बच्चे को मुतासर कर सकती है, एक छोटे बच्चे से लेकर एक ब्रीडर रैबिट तक। छोटे बच्चों में इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत कम ऐसा होता है कि इसके इन्फेक्टेड रैबिट सामने आए। ब्रीडर रैबिट में इस तरह के इन बीमारी के जो हैं अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अगर फ़र्ज़ करें नसाल एरिया पे, यानी कि यहाँ जो सांस लेने का जो ये सिस्टम है, ये फेफड़ों से लेकर ये नाक तक, अगर इस एरिया में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाता है तो इससे जो सांस लेने में दुश्वारी पैदा होना, रतूबत आना, नाक से पानी आना, इस तरह के मसाइल डेवलप होते हैं। आखिर में अगर मर्ज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो नमूनिया के स्टेज तक बात चली जाती है, शदीद बुखार होता है और रैबिट जो है वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये बैक्टीरिया सीधा अंदर जाके जो लंग्स होते हैं डायरेक्टली उसको इन्फेक्शन जो है वहाँ पे इन्फेक्शन बनाना शुरू कर देता है। तो उस केस में फिर आपको ये कभी भी कोई सिम्टम नहीं देगा। सिम्टम ये तब देगा जबकि बिल्कुल समझ लें कि आखिरी सांसें गिन रहा हो, यानी कि उसमें फिर आपको रिकवरी के लिए कोई टाइम नहीं मिलता। रिकवरी के लिए टाइम तब मिलता है जबकि छोटे मोटे सिम्टम आते हैं, उसमें कोई सिम्टम ज़ाहरी तौर से नहीं आता, उसमें मसला फिर ये होता है। अच्छा, यही बैक्टीरिया अगर जिस्म के बाकी अज़ा पे इन्फेक्शन फैलाए, जैसे कि जो अंदर के अज़ा हैं या फिर अक्सर आपने देखा होगा फोड़े से बन जाते हैं, बड़े बड़े फोड़े बनते हैं, वो भी इसी बीमारी की वजह से बनते हैं। यानी कि जहाँ पे ज़ुकाम की बीमारी होगी वहाँ पे इस फोड़े निकलने वाली बीमारी जो है ये कॉमनली सामने आ सकती है। तो बहरहाल जिस्म के जिस हिस्से पे इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। अगर तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है, यहाँ पे इन्फेक्शन बनाती है, तो यहाँ के लिए जो अभी तक सबसे ज़्यादा आजमूदा मेडिसिन है, सबसे सस्ती, सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन, लेकिन ये कि लंबा कोर्स करना पड़ता है, तो वो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन। एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्टेबल। लेकिन ये याद रखें कि हर एंटीबायोटिक, बल्कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ हमारे खालिक ने नहीं बनाई कि वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हर एक चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ दूर रसद होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो एंटीबायोटिक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, इसको आम इस्तिलाह में अगर मैं बयान करूं तो जैसे कि इंडिया बीमारी है और वो पाकिस्तान पे हमला कर रही है और यहाँ से हमें चाइना जो है वो सपोर्ट दे रही है, लेकिन चाइना में एक प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं है कि दुश्मन कौन है तो वो अच्छे बुरे दोनों को मारेगी, पाकिस्तानी को भी मारेगी, उनको भी मारेगी। ये एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में जिस्म के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो तादाद में कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो खुराकी फर्मेंटेशन का जो सिलसिला है ये मुतासर होता है। प्रॉपर ये स्टूल नहीं बन पाता, अक्सर आपने देखा हो स्टिकी स्टूल आते हैं, प्रॉपर शेप नहीं बन पाती। इस तरह के मसाइल काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं अगर बेवजह ज़्यादा आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। और जब भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी ऐसे प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोटेक्सिन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, वो बेसिकली मजमुआ है गुड बैक्टीरियाज का, और वो बेसिकली उसमें वही गुड बैक्टीरियाज हैं जो कि जो इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट है उसको बेहतर बनाती है, खुराक की फर्मेंटेशन को जो है इम्प्रूव करती है।
मिंगलियों की जो बनावट होती है उसको जो है बेहतर बनाती है। तो जब भी आप कोशिश करें कि किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और लंबा कोर्स करवाते हैं, जो लंबा कोर्स करवाते हैं तो उस लंबा कोर्स करवाने के साथ साथ लाजमी फिर साथ में आप इस तरह की मेडिसिन भी लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, तो बहरहाल इसके लिए एंड्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल होता है। और जैसे कि देखें हम एनवायरनमेंट के साथ जो है हमारे बिहेवियर में, हमारे जो है हर एक चीज़ में जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। ऐसे ही जो बैक्टीरिया होता है इसमें भी माहौल के एतबार से या जो जिस माहौल में वो जिस्म के अंदर है उसके मुताबिक उसमें भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यही एंड्रोफ्लॉक्सासिन अगर कुछ केस में आप दे रहे हैं तो रैबिट एकदम से रिकवर हो जाता है, कुछ केस में आप ये मेडिसिन दे रहे हैं उस पर कोई असर ही नहीं है, मतलब कि उसने रेजिस्टेंस हासिल कर ली है, यानी कि वो उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो है वो जो है इम्यून हो गया, यानी कि वो अभी उसको किल नहीं कर सकता, उसने ताकत हासिल कर ली है। जैसे कि बहुत सारे कोरोना बीमारी आई है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो उसको कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी वो डैमेज हुए हैं, मतलब उनको जो है मुतासिर किया गया। तो बहरहाल ऐसे ही जिस्म के अंदर भी ये चीज़ें नुमा होती हैं, यानी जिस्म के अंदर जो है अल्लाह ताला ने पहले से ये चीज़ें रखी होती हैं। अगर आप सिर्फ अच्छी खुराक देते हैं, अच्छी मैनेजमेंट देते हैं, एक अच्छा माहौल देते हैं, तो आपके पास ये बीमारियां आती नहीं हैं। ये बीमारियां तब होती हैं जबकि कहीं ना कहीं समझ लें कि रैबिट की इम्यूनिटी वीक होती है। 2 स्टेजेस पे फिर ये बीमारी बहुत मुतासिर करती है। या जब मादा प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी डिलीवर करने के करीब हो, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उस स्टेज पे जो है इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो लो हो जाती है, तो बीमारी जो है उस वक्त अटैक कर सकती है। या फिर जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं और बच्चे डिलीवर होने के बाद आप इधर आने लगे, अच्छा ठीक है बुजुर्ग बैठे, कैमरा लगा हुआ है, अच्छा, तो या जब बच्चे डिलीवर हो जाते हैं तो बच्चे डिलीवर होने के लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक जो है माँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजरती है, यानी कि बच्चे पैदा करना ये कोई आसान काम तो नहीं है। ठीक ठाक उस पर जो है जोर लगता है, बहुत ठीक ठाक एनर्जी चाहिए होती है। तो जब वहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि ये कंप्यूटर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है हर इंसान के अंदर, हर जानदार के अंदर। जैसे कि मैं जो भी खा रहा हूँ तो ये मेरे अंदर एक कंप्यूटर ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसी हिस्स रखी हुई है कि वो कंप्यूटर खुद तय करता है कि जो न्यूट्रिशन है वो इम्यूनिटी की तरफ कितना जाना है, मेरी रिप्रोडक्शन की तरफ कितना जाना है, मेरी हड्डियों की ग्रोथ, मेरी बाकी जो मसल्स हैं उसकी ग्रोथ की तरफ कितना जाना है। तो ये अंदर से होती हैं, चूँकि वहाँ पे बेबीज़ जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ठीक ठाक जो है ताकत प्रोड्यूसिंग काम है, वहाँ पे इसकी इम्यूनिटी फिर वीक होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी भैंसें, मतलब उसका तो एक ही बच्चा होता है, तो होना तो चाहिए कि वो बस उतना ही दूध दे जो उसका बच्चा पी रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दे रही है। तो कुछ तो हमने जेनेटिकली इम्प्रूव किया है, कुछ उनके अंदर की जो हिस्स है वो अल्लाह ताला ने इतनी इम्प्रूव कर दी है कि भैंस देख रही है कि दूर से किसान मेरा मालिक बाल्टी पकड़े हुए आ रहा है, तो वो देखती है कि मैंने इसको भी दूध देना है ना, बच्चे को भी पिलाना है। फजल भाई ये भी तो मुमकिन है ना कि वो सारा होता है बच्चे के लिए हो, लेकिन हम चोरी कर लेते हैं। ये ठीक है, लेकिन एक बच्चा 40 लीटर किधर से पिएगा? नहीं वो 40 वाली और बात है, तो ये 5 साल अभी तो नई आई है, कुछ नई इन्वेंशन आई है, वो 80 लीटर तक का दावा कर रहे हैं। वो तो गाय। अच्छा, जुकाम या पेस्टरोलोसिस बीमारी अगर ये आपको समझ आ गई हो। अच्छा, एंड्रोफ्लॉक्सासिन के अलावा अगर फ़र्ज़ करें कोई रेजिस्टेंस आता है तो दूसरी कोई मेडिसिन इसमें अगर इस्तेमाल हो सकती है तो वो सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, स्पेशली इसी CRD, क्रूड रिस्पायरेटरी डिजीज़, इसी जो सांस लेने वाली, इसको आम इस्तिलाह में उर्दू में गुलगुटू भी बोलते हैं, गुलगुटू बीमारी। अच्छा, इस बीमारी के अलबत्ता वैक्सीन पॉसिबल है, चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। इस वक्त अभी पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा फार्म हो जो कि इस बीमारी से पाक हो, और वैक्सीन मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अनकरीब हो सकता है इसके पाकिस्तान में आ जाए इंशाल्लाह।
इस बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बताएं, वरना आगे बढ़ते हैं। अगर भाई यही बीमारी चल रही है ना मेरे पास, मैं Impure10 भी यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन ये जा नहीं रही, सारों की तकरीबन नाक से रतूबत आने। आप कोशिश करें कि मेडिसिन के साथ साथ रैबिट की अपनी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस रखें। मैं विटासोल सुपर ले रहा हूँ। विटासोल सुपर तो मुझे नहीं पता ये कौन सा प्रोडक्ट है, लेकिन एक बड़ा स्मूदा प्रोडक्ट है, मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। थोड़ा महंगा है, इम्पोर्टेड है। उसमें एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स और जो है जी यीस्ट भी मेरे ख्याल से उसमें मौजूद है। तो ये सारी चीज़ों का एक मजमुआ है, प्रोबायोटिक्स। तो वो आप इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह। उसके साथ जो है आपकी जो रिकवरी होगी रैबिट में वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। गट बैक्टीरिया बेहतर होते हैं। ये मेरे हाल में वाइम बूस्टर के नाम से जी। वैसे यीस्ट का अपने आप में एक बहुत बेहतरीन जो है रिज़ल्ट है, और ये भी आजकल पाकिस्तान में बड़े आसानी से अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट बीमारी की तरफ बढ़ते हैं जी, स्केबीज या खारिश की बीमारी। जी एक क्वेश्चन है, फिर जब ये बैक्टीरिया लंग्स पे अटैक करता है जैसे आपने बताया, तो उस केस में क्या उसके नाक से रतूबत भी बहती है? जब बिल्कुल लंग्स के ऊपर इन्फेक्शन हो तो किसी भी तरह की कोई रतूबत भी नहीं आती। मसला ये रतूबत आती है जबकि ये नसाल एरिया में हो, तो यहाँ से जो है अक्सर रतूबत डेवलप होती है, वो सिम्टम के तौर पे। और रतूबत की खातिर वो छीनती है, यानी कि हर वो चीज़ जो अनयूजुअली सांस की नाली में आया तो हम खांसते हैं, ऐसे ही रैबिट भी खांसता है। बहरहाल जो लंग्स के ऊपर डायरेक्टली अगर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए उसमें कोई सिम्टम नहीं आते, यानी कि दर्जनों केस ऐसे हमने फेस किए हैं, दर्जनों केस, कोई सिम्टम नहीं आता उसमें। एक रैबिट है उसमें इस तरह का इशू है, वो उसका बाकी कोई साइन तो नहीं है, लेकिन वो आवाज़ उसकी अक्सर निकलती है ना, ये नहीं देखें, सांस लेने में खर की आवाज़ हो रही होगी, सांस ले रहा है तो वो रतूबत की वजह से जो है वो साउंड सा डेवलप, लेकिन वो रतूबत ज़ाहिर नहीं होगी। रतूबत यानी यहाँ पर है, बाहर नहीं निकाला। बाज़ का रतूबत ज़्यादा बनता है वो बाहर निकालेगा, बाज़ का रतूबत कम होता है, यानी बॉडी टू बॉडी इसके सिम्टम जो है थोड़े बहुत जो है वो हल्के फुल्के ज़्यादा या कम हो सकते हैं। कैसे निकाला जाए इस बीमारी को कंप्लीट शेड से? कम्प्लीटली अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए जो ज़्यादा समझ में आने वाली चीज़ है वो वैक्सीन है, लेकिन उसके लिए भी पहले आपने इस बीमारी का इलाज करना है, यानी कि इसके जिस्म में से कोशिश करनी है बैक्टीरिया बाहर करना है, ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आपने वैक्सीन कर लेनी। आपने अभी तो फिर इसकी जो अपनी इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी, फिर ये बीमारी उसको मुतासर नहीं करेगी। Impure10 के बाद आपने जो इंजेक्शन बताया वो मैंने लाया है, सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड, वो लाया है। तो वो अब एक रैबिट को कुछ प्रेग्नेंट है उनकी भी वो प्रेग्नेंट को लगा सकते हैं, वो वाहिद है कि जिसके साइड इफेक्ट बड़े ही कम है। अच्छा, एक रिसर्च प्रोडक्ट है और है अच्छी चीज़ है। बहरहाल एंटीबायोटिक कोई भी अच्छी नहीं हो सकती, अच्छी हम इस सेंस में कहते हैं कि भाई कोई बैक्टीरिया है बीमारी प्रेग्नेंट को भी लगा दें। हाँ, लगा सकते ये ना हम एक को लगाएं वो सेट हो जाए फिर ये दूसरे को हो जाता है, इस तरह चल रहा है। तो ये फैलता तो है ना, फैलता तो समझ लें जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे शिफ्ट होने में हमसे कोई बेहतियातियाँ हुई हैं। जब यहाँ पे बेहतियात हुई है तो काफ़ी कुछ जो है वो फैल गए हैं। अब अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हमारे पास कोई रैबिट ऐसा भी है जिसको 2-2 साल हो गए हैं, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, एंटीबॉडीज वो बना चुकी है। इस इंजेक्शन लगाने से अगर रैबिट रिकवर हो जाता है दोबारा भी उसमें वो आ सकती है प्रॉब्लम? ये दोबारा तब आ सकती है अगर आप अधूरा कोर्स करते हैं, यानी कि आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लिए हैं, थोड़ा बहुत जो है उसमें आपको रिजल्ट मिल गए और आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करना बंद कर दी, फिर ये बीमारी उससे ज़्यादा शिद्दत से अटैक करेगी, फिर ये एंटीबायोटिक हो सकता है कि इफेक्टिव ना हो, या तो आपने डोज बढ़ानी है फिर, या फिर हो सकता है मेडिसिन आपने चेंज नहीं। ये अभी उस पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेड इंजेक्शन पे 3 डेज का यानी लगाना या 5 डेज, बस इसके ऊपर 5 डेज मिनिमम 5 डेज बल्कि 7 डेज आप लगाएं। 7 डेज। लेकिन ये जहन में रखिएगा ये बड़ी आम सी चीज़ है, प्रोटेक्सिन प्रोबायोटिक्स है, ईस्ट है, गुड बैक्टीरिया। कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए? वो छोटा रैबिट हो उसके लिए कितनी है और बड़े रैबिट के लिए कितनी है? उसकी मेरे ख्याल से अगर छोटा रैबिट हो 0.2 है और बड़ा रैबिट हो तो 1/2 ml है। अच्छा, बढ़ते हैं जी स्केबीज या खारिश की बीमारी। स्केबीज या खारिश की बीमारी मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, एक बड़ी आम सी बीमारी है।
इसमें बड़ी अकसाम पाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा अकसाम होती हैं इसमें, जैसे कि सरकोप्टिक स्केबीज़ हैं, इसके अलावा माइकोसिस है, इसके अलावा कुछ और भी बड़े दर्जनों इसके अकसाम हैं, सारे के नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन रैबिट में ज़्यादातर एक तो आम किस्म की होती है, वो बड़े आसानी से ट्रीट हो जाती हैं, या अगर आप टाइमली यानी कि रूटीन अगर आप ऐसा रखें कि हर 2.5-3 महीने बाद आप एक एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग करते हैं, तो ये मसाइल आपके साथ नहीं पड़ते। जहाँ पे अच्छा बताइए टॉपिक को बेहतर हो, जहाँ पे बल्कि रोक लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है और मेरे दोस्त की बात कहता है जो खाना आता है काम हराम हो जाता है।